हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमित बालोटिया आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी के सिलेबस के बारे में। कौन सा सिलेबस रहेगा ये आपका स्कूल एजुकेशन में जो लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है उसका पेपर फर्स्ट का सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आपके मेनली क्या क्या चीज़ें आती है वो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में आपके क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है और हमें सिलेबस बताइए क्या रहेगा। तो सिलेबस यही रहेगा जो लास्ट ईयर रहा था, कोई बड़ा चेंज होने की आशंका नहीं है। तो आप देखिए, फर्स्ट पेपर जो है वो सबका कॉमन रहता है, तो ये सबके लिए है। और जो सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज होता है उसका सिलेबस जो है मैं कुछ दिनों में एक एक करके डालता रहूँगा। आप वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर जो वीडियोस आएंगे, सिलेबस कंप्लीट आएगा, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस जब भी आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास में नहीं आएगा वीडियो। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे भी आपको राजस्थान जीके, और जीके में जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बहुत अच्छे से पढ़नी है। और उसके साथ में इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं आज़ादी के लिए और जो भी मूवमेंट्स हुए हैं उन सबको आपको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, और मूवमेंट्स किए ज़्यादातर गांधी जी ने हैं, तो कांग्रेस और गांधी जी को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे बिल्कुल। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तो है ही। अब आ गया डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्याज एंड गुप्ता पीरियड्स। तो मौर्य काल और गुप्ता काल जो है, गुप्त काल चंद्रगुप्त मौर्य वाला, और गुप्ता डायनेस्टी जो बोलते हैं गुप्त काल, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। वहाँ का आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब साहित्य जो है वो आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, कला संस्कृति और साहित्य। ठीक है, फिर एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, इंडियन कल्चरल एक्सपांसन अब्रोड। मतलब जो इंडिया से जो एक्सपेंशन हुआ है, मतलब जो संस्कृति का जो गमन हुआ है विदेशों में, वो भी आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम जो था, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो वो सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और अब देखिए आगे क्या है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेज़ों के टाइम पे जो एजुकेशन मतलब शिक्षा में जो ग्रोथ हुई, सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो ग्रोथ और शुरुआत जो है शिक्षा की, वो अंग्रेज़ों के टाइम से ही हुई। मतलब ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह, जो भी इंग्लिश सीखने के लिए जाने लगे विदेशों में जाके, जैसे गांधी जी विदेश से पढ़ के आए, अंबेडकर साहब विदेश से पढ़ के आए, है ना, बैरिस्टर बन के आए, उन्होंने मतलब बहुत सारी 4 पीएचडी कर रखी। तो वो सब जो आपको ग्रोथ ऑफ एजुकेशन जो ब्रिटिश पीरियड में हुई है वो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। ब्रिटिश पीरियड में आपको मतलब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ही पढ़नी है डिटेल में, मतलब शिक्षा का उस टाइम क्या था। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई वो आपको पढ़नी है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए, कैसे बने, वो सब। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें जो लीडर्स थे, मतलब उनके जो नेता थे, उनके बारे में, जैसे कि ये जो भी, जैसे गांधी जी हो गए, और ये लाल पाल बाल जो हुए, और वो सब उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। वी डी सावरकर के बारे में
आपको डिटेल में पढ़ना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, लाल बाल पाल मैंने बता ही दिया आपको। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, सुखदेव और रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सोशल एंड रिलीजियस री रेनेसेंस ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो सामाजिक कार्य किए, जो भी समाज सेवा के लिए, जैसे इन्होंने वो सती प्रथा को ख़त्म किया और जो भी था, मतलब विधवा विवाह को शुरू किया, जो भी ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है महिलाओं के लिए या समाज के लिए क्या सामाजिक कार्य किए किसने, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इन तीनों के बारे में आपको सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो इन्होंने दिए, मतलब समाज और जो रिलीजियस धर्म के लिए क्या किया इन्होंने, वो सब आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, ये देखिए महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, जो भी उनके नेशनल मूवमेंट्स रहे महात्मा गांधी के, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जो आपका अब तक हमने सिलेबस डिस्कस किया है, उस पर मैं आपको ये चीज़ एक ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन जो आएगा वो पक्का महात्मा गांधी के ऊपर ही आएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल महात्मा गांधी के ऊपर, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि मैंने तो बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में, मैंने कभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी जो सिलेबस हम देख रहे हैं, उस सिलेबस को देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन महात्मा गांधी पे आएगा, दो चार भी आ सकते हैं, वो आपके वेटेज के हिसाब से डिपेंड करेगा। आगे जब अपन क्वेश्चंस का वेटेज देखेंगे तो हम बता पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, कितने नंबर के। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, 1857 की जो क्रांति रही, कैसे शुरू हुई, राजस्थान में कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे शुरू हुई, और पीजेंट एंड लेबर मूवमेंट कब हुआ, मतलब मजदूर जो आंदोलन था वो कब हुआ, और विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ना है आपको, अर्जुन लाल सेठिया के बारे में पढ़ना है, केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ना है, और जोरावर सिंह बारट के बारे में पढ़ना है। ये इनके पुत्र ही थे, ठीक है, ये दोनों पिता पुत्र। शिवाजी एंड द मराठा स्वराज, अब देखिए यहाँ पे आपको राजस्थान के अलावा जो शिवाजी ने मराठा स्वराज महाराष्ट्र में जो शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो भी आपको पढ़ना है, मतलब शिवाजी को भी पढ़ना है। और अभी जो रीट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि शिवाजी की जो किस माता को मानते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। राजपूत पॉलिटी, राजपूत पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है। अब पॉलिटी भी आपको केवल राजपूताना की पढ़नी, केवल राजपूत जो राजवंश था उनकी पॉलिटी पढ़नी है, कैसे वो शासन करते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7th एंड 12th सेंचुरीज, 7वीं और 12वीं शताब्दी का सोसाइटी कल्चर आपको पढ़ना है, मतलब समाज और उनका कल्चर क्या था, आर्ट एंड कल्चर मतलब जो है कैसे रहते थे 7वीं और 12वीं शताब्दी का। भक्ति मूवमेंट, जो भी भक्ति मूवमेंट हुए, मतलब मीरा, रविदास, जो भी है ना, और वो सब आए, वो सब पढ़ना है। कल्चरल सिंथेसिस, और उनका कल्चर क्या था उसके बारे में आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड, मतलब मुग़ल पीरियड के टाइम पे, मुग़लों के टाइम पे कौन कौन से भक्ति आंदोलन हुए, कल्चरल सिंथेसिस क्या था उनका, मतलब उनका जो साहित्य था, संस्कृति थी, वो कैसी थी। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसा था, देखिए सब जगह पे जोर दिया गया है एजुकेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है। एक तो एंशियंट इंडिया का, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, और फिर बाद में अंग्रेज़ों के टाइम का, और उसके बाद में मुगल्स के टाइम का, ये आपको सारा पढ़ के जाना है। महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। स्ट्रगल विद द मुगल्स, तो मुगल्स पढ़ना है, मुगल में उनका आर्किटेक्चर, मतलब उनके जो दुर्ग उर्ग जो भी बनाए हैं वो सब, आर्ट कला संस्कृति, और उनकी भाषाएं कौन सी थी मुगल्स की, और मुगल्स के साथ में आपको महाराणा प्रताप भी पढ़ना है। और स्ट्रगल विद द मुगल्स, महाराणा प्रताप का जो स्ट्रगल था मुगल्स के साथ में, वो भी पढ़ना डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें एनालॉजी आती है,
एनालॉजी का मतलब होता है समानता, मतलब क्या समानता है ना, ऐसा कुछ। और सीरीज़ का मतलब होता है जो श्रेणी। कोडिंग डिकोडिंग जो अपन सांकेतिक भाषा में नाम देते हैं, ब्लड रिलेशन, आपका रक्त संबंध जो आप बोलते हैं, लॉजिकल वैन डायग्राम्स, तो ये वो जो वैन आरेख जो आप बोलते हैं, चित्र। अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो होती है, मतलब ABCD वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये ABCD वाले क्वेश्चंस आपको 4-5 मिलेंगे। आप ABCD जो है, ABCD के नंबर्स याद कर लीजिए। A1 है, Z26 है, तो A और Z अपोजिट हुए, M N अपोजिट हुआ, ये आप याद कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चंस तो ABCD पे ही आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत इजी है, तो हो जाएगा बढ़िया से। नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट। रैंकिंग जो है ना, ये क्रम बोलते हैं। जो क्रम होता है ना, वो मैथमेटिक्स ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं जो है, जोड़ बाकी गुणा भाग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में जो आता है वो आपके DI में ना, जो ये चार्ट वार्ट वगैरह जो बने आते हैं ना, वो सब DI में आता है। डाटा सफिशिएंसी में मतलब कुछ डाटा कम होगा, ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं करेगा, तो आप कहेंगे भाई डाटा सफिशिएंट नहीं है। क्यूब्स एंड डाइस मतलब पासा, और जो ये क्यूब और डाइस, डाइस मतलब पासा जो होता है, पासा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंसेस एंड ट्रायंगल्स। तो ये जो है आपके 5-7 क्वेश्चन आते हैं, 5 1 नंबर के। इनको आपको छोड़ना नहीं है। ये जो मैं सिलेबस देख रहा हूँ बहुत इजी है, इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटेड, आप अगर ढंग से पढ़ते हैं तो। स्टैटिक्स जो है, सेकेंडरी लेवल की स्टैटिक्स आएगी। कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मॉड, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। तो ये जो है ना, मीन मॉड, मीडियन वगैरह, बहुलक वगैरह, जो आप माध्यिका बहुलक जो बोलते हैं, वही सब स्टैटिक्स। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें भी आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं इसको। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें कोई गलती का चांस होता ही नहीं है। बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसमें मैंने समझा रखा है माध्य और माध्यिका क्या है। बहुत सिंपल सा फंडा है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि संख्या लिखिए 1 2 3 4 5, तो इधर 2 छोड़ दो, इधर 2, ये बीच में जो बचा वो माध्यिका है, माध्य है, बस और कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके ज़्यादा बड़े लेवल की मैथ्स या स्टैटिक्स नहीं आएगी। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की आएगी। उसमें देखिए, नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर्स। मतलब नेचुरल मतलब प्राकृत संख्याएं, और रेशनल मतलब जो है ये क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल मतलब ये इंग्लिश में देखिए, रेशनल और इरेशनल को ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, और देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। डेसिमल एक्सप्रेशंस मतलब जो दशमलव में बदलना रियल नंबर्स को। और ऑपरेशनल एंड ऑन रियल नंबर्स, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स जो लगाते हैं ना हम, एक्सपोनेंट्स जो कि लॉगरिथम में काम आता है थोड़ा सा, तो वो लॉग वगैरह, और उसके हिसाब से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। और रियल नंबर्स 2 जगह पर आ गया है। फिर आ गया रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जो है आपके परिमेय संख्याएं, और देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, उनको दशमलव में बदलना। मतलब जैसे कि आप लिखते 1/2, तो ये 0.5 हो गया। तो ये जो भिन्न होती है ना, बट्टे में जो लिखते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशियो में है ना ये, 1:2, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और मतलब जो बट्टे में होती है, P/Q की फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमल्स। तो एक है ना, मतलब क्या होता है कि कितने ज़ीरो है। जैसे कि ये 100 है, तो इस पर 2 ज़ीरो है। अब आप 100 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 50 कर देंगे, तो फिर पूछ लेगा कितने ज़ीरो आएंगे टोटल, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आपको समझने वाली बात है, ज़ीरो काउंट करने पड़ेंगे जो भी है।
रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमल्स। तो उसका रिलेशन मतलब संबंध देखना है, ज़ीरो का, शून्य के बारे में आपको पूरा मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम का पोर्शन जो है आपके इधर ज़्यादा दे रखा है, और है ना, नंबर्स को आप समझो, नंबर्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम। एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है। ये सब चीज़ें आपको जो भी मैथ्स है ना आपके, इसमें एक वीडियो में, मेरे एक वीडियो में मिल जाएगी आपको पूरी। फिर बोल रहा है पॉलिनॉमियल्स एंड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। और डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ना है, पॉलिनॉमियल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब जो ये उस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वस टू 0, ये इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, एक्स की घात 2 है ना, तो ये टू वेरिएबल्स हो गए इसके, या एक्स की घात 2 आएगा या एक्स वाई पे हो जाएगा। तो एक्स और वाई जो है वो टू वेरिएबल्स बोलते हैं फॉर लीनियर इक्वेशन पेयर। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपको समझ आया होगा कि सिलेबस में आपके क्या बोलना चाह रहा है। और ये मतलब ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल मैथ्स है ये, बहुत ही ज़्यादा। अगर इसमें आपके 5-7 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके सारे बिल्कुल सही होने चाहिए, गलती का कोई चांस है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए गलत। ठीक है, तो मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपके मेंसुरेशन वाला पार्ट जो दे रखा है उसमें आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया। परसों के दिन ही मैंने एक वीडियो बना के डाली है, आप यूट्यूब पर देखिए, मेंसुरेशन पर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये क्यूबॉइड एंड क्यूब जो है ये 3D में आ जाता है, मैंने बहुत बढ़िया से समझा रखा है 3D 2D क्या होता है क्यूब क्यूबॉइड को। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। मतलब देखो, सिलेंडर का मतलब होता है वो, ये जो अपने होती है ना, क्या कहते हैं इसको, बेलन। हाँ, बेलन। और इस कोन का मतलब शंकु, जो लिखते हो आप हिंदी में, शंकु। कोण हो गया शंकु, और स्फेयर हो गया गोला, शंकु गोला। और क्यूब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब जो ये जो डब्बा होता है ना, ये वाला, ये वाला डब्बा। ठीक है, तो क्यूब क्यूबॉइड हो गया सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब हो गया वो बेलन। और राइट सर्कुलर कोण, कोण का मतलब हो गया शंकु और गोला। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर शेप। अब सॉलिड्स का जो शेप है वो एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना भी आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बात बार बार आपके जो सिलेंडर शब्द आ रहा है और कोन आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा वो नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये, जैसे कि इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे एक गोल होता है, टंकी होती है ना, जो टंकी, उसको बोलते हैं सिलेंडर, है ना, सिलेंडर होता है ना, टंकी। तो ये बेलन हो गया एक तरीके से, आप इसको मान के चलो, ये बेलन हो गया, बेलन। तो बेलन में क्या है कि है ना, हम शंकु और बेलन का रिलेशन निकल समझेंगे। जैसे कि आप पे आपको बोल रखा है कि शेप टू अनदर शेप, तो इस बेलन को आपको है ना शंकु के शेप में काटना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ से ऐसा कट कर देंगे इसको। क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो देखिए, अब ये एक शंकु निकल गया, इसमें से ये कोण निकल जाएगा एक इधर से। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये कट जाएगा, एक पार्ट ये कट जाएगा, एक पार्ट ये कट जाएगा, एक पार्ट जो स्लाइस जो निकलेगा कट के, वो पूरा क्या होगा, आपका शंकु होगा। तो बेलन के अंदर शंकु होता है, बिल्कुल ये चीज़ आपको समझनी है, और इनको कोरिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखी है। ठीक है, और आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो आई विल सॉल्व इट लाइक ईजिली फॉर यू। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश, तो सामान्य हिंदी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, अनेकार्थक मतलब जो ये वो वन वर्ड्स जो आते हैं, और शब्द युग्म मतलब जो शब्द युग्म आते हैं, जैसे कि जो युग्म आते हैं ना, एक जैसे शब्द जो होते हैं, उस टाइप का युग्म पढ़ना है। शब्द शुद्धि,
मतलब जो गलत शब्द लिखा होगा उसमें से आपको शुद्धि कौन सा सही वर्ड है, 4 ऑप्शन में से वो देखना होगा। वाक्य शुद्धि, तो जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कुछ एरर होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, तो क्रियाएं आप पढ़ लीजिए, सकर्मक अकर्मक। संधि में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो संधि की मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखिए, आपको स्वर संधि में पूरी स्वर संधि एक ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। एक चार्ट बना रखा मैंने सिंपल सा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, तो इंग्लिश से हिंदी जो है आपको वर्ड मीनिंग्स, और हिंदी से इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा हिंदी का ये है, सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है। फिर आ गया इंग्लिश में टेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ए एन और द जो है वो बहुत बेहतरीन, ए एन और द मतलब मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ए एन और द, तो है ना, ये द किसके लिए लगेगा, जिसको हम जानते हैं, और ए एन किसके लिए लगेगा, जिसको हम नहीं जानते। बस इतना सा आप ध्यान रखिए, जिसको आप जानते हो वहाँ पे दा लगा दो। जैसे कि भगवान है, सारे भगवान को सब जानते हैं, भगवान शिव, शिव जी, तो द शिव, द लॉर्ड शिवा। ठीक है, आप हो, आपका नाम राम है, आपको कोई नहीं जानता, आप वैसे आपके नाम के आगे तो कभी आर्टिकल लगेगा भी नहीं। जैसे कि मतलब ये है कि है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं जानता, तो उसको ए या एन में से लगाएंगे, है ना, वो चीज़ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया यूरोप, तो यूरोप को सब जानते, तो हम बोलेंगे द यूरोप। और यहाँ पे लिख दिया यूरोपियन, तो यूरोपियन को आप सारे यूरोपियन को थोड़ी जानते हैं, तो वहाँ पे एन यूरोपियन नहीं आएगा, ए यूरोपियन आएगा। ठीक है, ए यूरोपियन आएगा, क्योंकि वहाँ पे ए लगेगा। यूरोपियन को आप नहीं जानते हो, यूरोप को जानते हो, तो द यूरोप बोलेंगे। ऐसा कुछ होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लीजिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। यूज़ ऑफ प्रिपोजिशंस, प्रिपोजिशंस भी बहुत सिंपल है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, तो यहाँ पे जो है आपको एरर फाइंडिंग वगैरह जो है वो है, सब सारी की सारी वर्ब्स और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, कौन सा गलत वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसा कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन्स, तो आपको हिंदी वर्जन्स में ट्रांसलेट भी करना आ सकता है। और एंटोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विलोम शब्द। और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, समानार्थक शब्द। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस जो आता है मतलब जैसे कि है ना, ये हुआ जो डिसलाइक होता है ना, उस टाइप से, लाइक के आगे डिस लग गया। अब ये हिंदी में आप जो उपसर्ग पढ़ते हैं ना, तो ये प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब होता है, जैसे कि अपन लिखते हैं यूज़फुल, तो ये फुल जो हुआ ये सफिक्स हुआ, मतलब प्रत्यय। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हुए, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और इसको बोलते हैं प्रत्यय। इतनी सिंपल इंग्लिश है, आप देखिए कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपके प्रीफिक्स, और ये हो गया आपके यूज़फुल, पीछे जो लगा वो सफिक्स, तो ब्यूटीफुल, फुल, फुल जो भी लगेगा वो सफिक्स हो जाएगा। और ये डिसलाइक और अनयूज़फुल जो भी है वो चीज़ें हो जाएंगी। और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, थोड़ा से कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको आपको बताना है कि सही कौन सा है। फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में मेनली जो है इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। अभी रिसेंटली बजट आया है, तो आपको बजट के बारे में पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होगा। कुछ इकोनॉमिक्स चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में आपको सारा डिटेल में पढ़ना होगा। 12th 5 ईयर प्लान, तो 12th 5th ईयर जो प्लान आया है वो आपको पढ़ना होगा। सेंसस पढ़ना होगा, सेंसस मतलब जो ये जो बजट वगैरह है। वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान और भारत के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी चल रहे हैं करंटली, वो आप करंट जीके में पढ़ना है आपको।
ये तो करंट जीके के लिए आप है ना, जो भी करंट जीके की बुक्स वगैरह मार्केट में मिल जाएगी वो आप लेके पढ़ लो। स्पोर्ट्स, गेम, करंट में सब कुछ ही पढ़ना है। ऑथर्स ऑफ इंडिया और लेटेस्ट बुक्स कौन सी आई है बुक के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको, जो करंट अफेयर्स है वो तो सारे एग्ज़ाम के लिए कॉमन ही होता है। जो भी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह हर महीने की मिलती है वो आपको लेके पढ़नी है सिंपली। जनरल साइंस में हम देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स सॉरी, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है, टिश्यूज़ पढ़ना है, कंट्रोल मतलब ये बायोलॉजी आ गई, कोऑर्डिनेशन, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन and management of natural resources and protection of environment साइंस भी पढ़नी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये जो जैव विविधता जो आप बोलते हैं वो आपको पढ़ना है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हम बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो सब, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ जल रही है ना, जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं लगा सकते। तो जहाँ पे जो चीज़ जल रही है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, तो जलना जो है केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो जलना है वो केमिकल रिएक्शन को आप ऐसे समझिए, जो चीज़ एक बार बदल गई, रूप परिवर्तित हो गया और वापस अपने रूप में पुनः नहीं आ सकती, वो केमिकल रिएक्शन हो गई वहाँ पे। जैसे दूध का दही में फटना, तो ये वापस दही से दूध नहीं बना सकते, तो वो केमिकल रिएक्शन है। बस ये इतना सिंपल सा फंडा है। इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है आपको बढ़िया पढ़ना है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, मतलब आपको भारत के संविधान के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, और लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में, जो ये जजेस वगैरह, जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हो गया उसके बारे में। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, और निर्वाचन आयोग वगैरह जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना, प्रेसिडेंट से यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर्स। तो अब उसके बाद आपको कैबिनेट्स और प्राइम मिनिस्टर और जो संसद में जो लोग भी बैठते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट, स्पीकर्स एंड हिज फंक्शंस, अब पार्लियामेंट में जो स्पीकर बैठेगा उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है, तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूरा आएगा। तो पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उसका फंक्शंस, उसका पावर्स, उसमें जो लोग बैठ रहे हैं उनके पास क्या पावर है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, मतलब कैसे काम करते हैं, वो सब आ जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, मतलब ये जो हायरार्की होती है ना, ब्यूरोक्रेटिक्स का मतलब होता है जो भी नौकरी पेशा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लोग काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो सचिव वगैरह, मुख्य सचिव वगैरह जो भी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रोल, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पार्टीज़ है, उनका क्या रोल्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, उसका पावर क्या है, कमीशंस क्या है, एंड बोर्ड एट नेशनल लेवल, जो उनका नेशनल लेवल पर बोर्ड बनता है, ज्यूरी बोर्ड वगैरह जो भी है उसके बारे में। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में आपको लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज़, फिजिकल फीचर्स, मतलब राजस्थान का जो भूगोल है ना वो तो आपको पूरा ही पढ़ के जाना बहुत बढ़िया तरीके से। टूरिज्म और जो भी एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह राजस्थान में क्या क्या है, मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और सब कुछ पूरा ही है। ज्योग्राफी, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल बढ़िया से पढ़ के जाना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो शिक्षा मतलब जो एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राजस्थान में एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये रीट में भी था और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टीचर बनने वाले, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो ये जितनी भी योजनाएं सरकार बना रही है
एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अभी नई शिक्षा नीति भी आ रही है तो वो भी आपको पढ़ना है, उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ के जाना है आपको। अब ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फोसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो जब यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बताया था, मैंने कहा था गांधी जी से एक क्वेश्चन आएगा तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं वो मूवमेंट्स तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है, हर मूवमेंट्स में से एक एक क्वेश्चन बन जाए ये भी हो सकता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग जो है, और स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, स्टैटिक्स में मैंने बता ही दिया, मीन मॉड मीडियन आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल जो अपन ने डिस्कस कर लिया, बहुत सिंपल है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, तो ये मिला करके आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो ये 20 क्वेश्चन तो आपके पूरे में से पूरे सही हो ही सकते हैं, हिंदी इंग्लिश को मिला करके, बहुत सिंपल सा फंडा है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ये करंट अफेयर्स आप पढ़ें। और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5-5 क्वेश्चन तीनों के हो गए, 5-5 क्वेश्चन तीनों के हो गए। तो जनरल साइंस, अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी तो बहुत बढ़िया से पढ़ ले आप। वैसे साइंस भी ज़्यादा टफ नहीं थी, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बायोडाइवर्सिटी वगैरह और एनवायरनमेंट वगैरह तो आप पढ़ ही सकते हैं, अगर 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे तो वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5, 5 और 5 RT से। तो ये 75 नंबर का, 75 क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका, जो 150 नंबर का रहेगा। ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ABCD 4 ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस के। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, 1/3 ऑफ द मार्क्स कटेगा। मतलब आप जब 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही हुआ, पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया और चौथा भी गलत कर दिया, तो जैसे ये 3 सवाल आपके गलत हुए तो ये जो 1 नंबर आपका मिला था ये भी हो गया 0। तो यहाँ पे आपका टोटल स्कोर होता है 0। समझ गए आप, 3 नंबर, 3 सवाल गलत होते ही 1 नंबर कट हो जाएगा आपका। तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ द पेपर शैल बी 1 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा, आपके लिए चीज़ यूज़फुल भी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपके जो सेकंड पेपर होते हैं सब्जेक्ट वाइज उसके भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे किस पे, सिलेबस के बारे में आपको, ताकि और क्या है ना कि सिंपल सा फंडा, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपकी क्या आप तैयारी करोगे और क्या आपकी नौकरी लगेगी, सिंपल सा फंडा, सीधी सी बात है। सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।